बेटे ये हमारे पास अगर ऊपर वाली वेव फॉर्म अगर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द वेव फॉर्म। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म बनाऊंगा और नीचे वाली ये जो वेव फॉर्म है रोबोट का हाथ दिखाई दे रहा है, यहाँ से अगर बेटे क्रस्ट जाएगी तो वापस आ जाए, वापस आनी है, ट्रफ वापस आएगी यहाँ से ऊपर से। अब नीचे जो ग्रीन कलर की नजर आ रही, इसके अंदर दोनों वेव सुपरपोज होंगी तो स्टेशनरी वेव बनेगी। अच्छा, अब हमारे पास बेटे मैं ये कैब में दोबारा सुन लो, ये सेकंड जो आपको रेड कलर के बीट्स दिखाई दे रहे हैं, दिस द इंसिडेंट वेव विच विल एडवांस फॉरवर्ड टुवर्ड्स राइट साइड, राइट साइड पे ट्रैवल करती दिखाई देगी, और ये ट्रैवलिंग वेव होगी या प्रोग्रेसिव वेव होगी जिसमें कोई पार्टिकल भी रेस्ट में नहीं होगा, जिससे पहले हमने पढ़ी जो है, यानी बाबा जी वाली मोशन अप्लाई कर सकते हैं उस पर। अगर क्रस्ट आके हिट करेगी तो ऊपर जो वेव है इसमें ट्रफ वापस आनी चाहिए, ये रिफ्लेक्टेड वेव ऊपर की तरफ। दोनों सुपर पोज करेंगी या सुपर इम्पोज करेंगी तो हमारे पास का मतलब ये ग्रीन में स्टेशनरी वेव बनेगी जिसमें कुछ पार्टिकल हमेशा रेस्ट में रहेंगे। अब इसी को अगर प्ले करते हैं बेटे हम लोग, सपोज आई प्ले नाउ, ऊपर देखो क्रस्ट प्रोड्यूस हो रही है, नीचे भी वही वेव बनती जा रही है, रिजल्टेंट वेव ऊपर डिस्प्लेस नहीं की थी। अब ये क्रस्ट आके या हिट करी वापस, देखो ऊपर से क्या आएगी, ट्रफ वापस आनी शुरू होगी बेटे। ठीक है ना, ये ट्रफ वापस जा रही है ना। ये अब मुझे पहली वेव जो इंसिडेंट वेव थी जो मिडिल वाली है, देखो इसमें कोई पार्टिकल रेस्ट में नजर आ रहा है हमें, हमें कोई पार्टिकल भी बेटे रेस्ट में नहीं नजर आ रहा, ईच एंड एवरी पार्टिकल इज मूविंग। हाँ बिल्कुल आरजू उसमें है। ऊपर वाले में भी देख लो, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, इसमें भी कोई पार्टिकल भी बेटे हमारे पास क्या है, दिस इज नॉट इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ईच एंड एवरी पार्टिकल इज इन मोशन। बट इफ यू लुक एट दिस ग्रीन वेव फॉर्म, स्टेशनरी वेव यहां बन रही है, yes there are certain particles which remain at rest, which remain, move कर ही नहीं रहे सिरे से। and if you can look on those particles, ये बिल्कुल कॉर्नर वाला देखो, बिल्कुल ये रुका हुआ है बेटे, this is not moving along with the wave। ठीक है, फिर और देखो ये वाला पार्टिकल जहाँ पे कर्सर है इस टाइम, दिस इज नॉट मूविंग एट ऑल, बिल्कुल रेस्ट के अंदर है, वेव उसके नीचे देखो मूव कर रही है। और पार्टिकल अगर हम देखते हैं हमारे पास, दिस पार्टिकल अब कर्सर जहाँ पे है, दिस अगेन नॉट मूविंग एट ऑल। ठीक है, ये पार्टिकल रेस्ट में हैं, डिस्प्लेस ही नहीं कर रहे, हम कहेंगे इनका एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो रहता है। हम एम्पलीट्यूड के थ्रू देखते हैं इनको, एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो रहता है, और हम इन पार्टिकल्स को कह रहे होते हैं ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं। तो ये ग्रीन में हमारे पास जो वेव प्रोड्यूस हो रही है ये स्टेशनरी वेव है, ऊपर स्टेशनरी नहीं, वो तो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। अब मैंने ये कहा था व्हेन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, जब वेव इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट जब होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है। हम ओ लेवल में पढ़ चुके हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव में स्पीड में कोई चेंज नहीं आती, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आती, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आती, सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आती है क्योंकि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। तो हमारे पास दोनों वेव यहाँ पे अगर सुपरपोज कर गई हैं, दोनों के आपने डिस्प्लेसमेंट को एडअप किए तो स्टेशनरी वेव बननी शुरू हो गई हैं यहाँ पे, तो ये स्टेशनरी वेव है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं ग्रिड भी अगर फेंकता हूँ तो हमारे पास पोजीशन नोड्स और एंटी नोड्स की काफी क्लियर है। ये दरमियान में देखो ये एंटी नोड बन रहा है हर जगह, एंटी पूरी दो नोड्स के दरमियान देखो ये वाला, और ये पहले दो नोड देख लेते हैं ये वाला, इनमें देखो सारे पार्टिकल दो नोड्स में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, जबकि ऊपर नहीं है ये केस, इनमें ईच एंड एवरी पार्टिकल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जिस तरह दो रबर बैंड की मैंने एग्जांपल दी, दो रबर बैंड को आप रबर बैंड्स को आप दो फिक्स पॉइंट पे अगर सपोर्ट करवाते हो, उसको प्लग करते हो या डिस्प्लेस करते हो तो उसने इस तरह मूव करना है, ये थोड़ी सी वो वाली मोशन हो रही है, सारे पार्टिकल नीचे जा रहे हैं, सारे पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, एंड देयर इज नो पार्टिकल विच कीप इट स्टेट ऑफ रेस्ट बिटवीन दीज टू नोड्स। और इनमें से हमारे पास किसी भी पॉइंट का अगर आप देखते हो, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करूँ थोड़ी देर के लिए, तो हमारे पास अगर ये यहाँ पे बेटे ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा नहीं है ऊपर नीचे जाते हुए। ठीक है, देखिए इससे इससे ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड होता ही नहीं है, ये नीचे भी जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, सिर्फ इतनी सी जगह तक इसका एम्पलीट्यूड वाइब्रेट कर रहा है ये वाला पार्टिकल, फर्स्ट वन। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या कम है, नोड का तो वैसे ही जीरो था ना, इसका एम्पलीट्यूड देखें सेकंड का, इससे ज्यादा नहीं डिस्प्लेस करता बेटे ये सिर्फ यहाँ तक डिस्प्लेस कर रहा है।
जो थर्ड पार्टिकल ये इससे ज्यादा डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड बाकियों से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्टिकल का इसका एम्पलीट्यूड और ज्यादा हो गया दूसरों से, जो पहले हमने पढ़े। तो इसका पार्टिकल का एम्पलीट्यूड और ये ऊपर तक गया है, फिर नीचे। तो इसका मतलब है नोड से जो जो हम दूर आते जा रहे होते हैं, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता जा रहा होता है, एंड वी रीच टू ए पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, एंड दैट पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, दैट पोजीशन इज नोन एज एंटी नोड। दिस दिस इज एंटी नोड। ठीक है, ये एंटी नोड पोजीशन होगी। और एंटी नोड के बाद फिर क्या हो गया, एम्पलीट्यूड फिर डिक्रीज करना शुरू हो गया व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स नोड। ठीक है, तो मैं एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ बेटे। कई बच्चे लिख के आए थे कि द पार्टिकल स्टेशनरी वेव हुज डिस्प्लेसमेंट रिमेन जीरो इज कॉल्ड नोड। तो मार्क नहीं मिलना, एम्पलीट्यूड पे फोकस करना है। वो डिस्प्लेस ही नहीं करता बेटा उसका एम्पलीट्यूड, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड के थ्रू देखते हैं यहाँ पे हर चीज को। ठीक है, तो नोड का एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो रहना है, एंटी नोड का एम्पलीट्यूड क्या होना है हमारे पास, मैक्सिमम होना है। दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा एडजेसेंट नोड में, दैट इज लैम्डा बाई टू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स दैट इज आल्सो lambda by 2. Distance between node and antinode is lambda by 4. Now all the particle between two adjacent nodes, okay, two adjacent nodes, they are always in phase. Why they are in phase? Because they tend to move in the same direction. सेम डायरेक्शन में मूव करने की वजह से हम कहेंगे वो हमेशा इन फेज होते हैं। ठीक है, बेटे हमारे पास यहाँ ने पूछा था हाउ इज द स्टैंडिंग वेव नॉट और स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन भी बन जाती है अभी ये, मूव करती यार, स्ट्रेट लाइन को मूव करके गई ना, ओहो बंद ही होगी। स्ट्रेट लाइन को भी मूव करके ये अपनी मीन पोजीशन क्रॉस करके जाती है। मीन पोजीशन पे जब होगी हमारे पास, तो इसका मतलब हमारे पास उस टाइम जो वेव बनेगी वो हमारे पास वही होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये बनना शुरू होगी बेटे। अब यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे देखो बेटे, ये पार्टिकल अगर नीचे मूव करते हैं नोड के लेफ्ट साइड पे, नोड के राइट साइड पार्टिकल अपवर्ड मूव करते हैं। अगर ये डाउनवर्ड मूव करते हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे अपवर्ड मूव करते हैं, तो द पार्टिकल ऑन ईदर साइड ऑफ नोड दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ना। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं ये, नोड के दोनों तरफ पार्टिकल हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब उसने पूछा सर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आ रही, तो स्ट्रेट लाइन में बेटे हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन के करीब पहुंच गया हम। ठीक है, ये फिर मूव करती है, ये स्ट्रेट लाइन के करीब, फिर मूव करके ये स्ट्रेट लाइन आइडियल केस बनता है। अब ये स्ट्रेट लाइन अगर बनी हुई है, स्टेशनरी वेव है। क्यों बनी है, क्योंकि ये वेव की क्या, ऊपर वाली वेव की रिफ्लेक्टेड वेव की क्रेस्ट आ रही है, इंसिडेंट वेव की क्या आ रही है, वहां पे ट्रफ आ रही है। तो ट्रफ ऑफ इंसिडेंट वेव इज फॉलिंग ऑन द crest of reflected wave, so they cancel out the effect of each other। ठीक है, अच्छा अब अली हैदर ने पूछा सर इन फेज वाली बात नहीं समझ आई। इन फेज का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर, बाबा जी की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम और वो। तो हमारे पास वो जो हमने बाबा जी इन फेज पढ़ा है, फेज पार्टिकल, वो प्रोग्रेसिव वेव पे अप्लाई होता है बेटे। स्टेशनरी वेव में हम कहेंगे अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो इन फेज है, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी सेम आ रहा होता है उनका। ठीक है, दो पार्टिकल, या समझो अगर हमारे पास पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इन फेज हैं। अगर पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो 180 का फेज है। अब इसी में अगर आप देखते हो दोबारा कि यहाँ पे हमारे पास अब दो नोड्स में, ये नोड और इस नोड के मैंने देखो पार्टिकल सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये सारे इन फेज होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो नोड्स हैं, इन दोनों के अंदर पार्टिकल सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये भी क्या इन फेज हैं। एंड द पार्टिकल विच आर ऑन ईदर साइड ऑफ नोड, ये लेफ्ट साइड पे राइट पे देखो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये क्या 180 का फेज है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वेव ने बेटा ऊपर नीचे मूव करना, रबर बैंड की जिस तरह एग्जांपल दी है, अगर ऊपर नीचे वेव के पार्टिकल्स ने मूव करना है, तो ये मैक्सिमम पोजीशन भी आएगी, फिर मीन भी आएगी, फिर मैक्सिमम आएगी दूसरा, फिर ये नीचे आएगी, फिर उसी पोजीशन में। जिस तरह है हमारे पास एक रबर बैंड की एग्जांपल दी विच इज स्ट्रेच रबर बैंड विच इज फिक्स बिटवीन द टू फिक्स पोर्ट, जिस तरह गिटार की स्ट्रिंग, जिस तरह पियानो की स्ट्रिंग,
क्या कहते हैं, गिटार की स्ट्रिंग हो गया, स्टार की स्ट्रिंग होगी, वायलिन की स्ट्रिंग होगी, उस तरह। सुपरपोजिशन में तो सिंपली ऐड अप करना डिस्प्लेसमेंट, और कुछ है ही नहीं। क्लियर हो गया था। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट साउंड प्रोड्यूस करवाएं अगर हम लोग, विच इज, तो दिस इज अभी फिक्स ऑफ, तो फंडामेंटली अब फर्स्ट हार्मोनिक ये वाला हो गया, नहीं इस तरह वाइब्रेट करेंगे इस रीजन के अंदर। अब इसमें नंबर ऑफ लूप्स क्या है, वेवफॉर्म ये होगी, मोड भी बता दिया, लूप कितनी बनती है, यहाँ जैसे एक लूप बन रही है, यहाँ पे 2 लूप नजर आ रही हैं। रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या बनता है, और फ्रीक्वेंसी कैसे बनता है। फंडामेंटल बेटे अभी हमने किया है, ये वाली जो है थी, एक ही लूप बनी थी, लैम्डा नॉट 2L के बराबर था, तो V/2L बन गया था यहाँ पे। ये देखो ऊपर ये जो भी मैंने समझाया आपको। अच्छा, अब गिटार या स्टार के अंदर देखो, जो गिटार प्ले कर रहे होते हैं दूसरे हैंड हाथ से, उंगलियों से कई पॉइंट फिक्स करते हैं उस स्ट्रिंग के ऊपर प्ले करने के बाद। फिक्स इसलिए करते हैं कि वहां पे नोट बना सके। नोड इसलिए बनाते हैं ताकि डिस्टरबेंस आगे जा ना सके, एनर्जी आगे ट्रांसफर ना कर सके जो स्ट्रिंग के अंदर आपने प्रोड्यूस करवाई है। तो अब हमारे पास इसका मतलब वो एक ओवरटोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या हार्मोनिक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है बेटे, क्वेश्चन पूछा है एमन ने कि सर ये जो λ/2L के बराबर कैसे आया। बेटे ये क्या है, नोड है, ये भी नोड है, दो नोड में लेंथ कितनी आ रही है, L आ रही है। तो डिस्टेंस क्या होता है दो नोड्स के दरमियान, वो λ/2 के बराबर होता है। तो लेंथ जो है λ/2 के बराबर आ रही है। तो यहाँ से लैम्डा नॉट, सपोज लैम्डा को सब्जेक्ट बनाओगे 2L के बराबर है। तो ये डिस्टेंस होता है दो नोड्स के दरमियान, वो हमेशा λ/2 होता है, इसलिए आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास ये यहाँ से हमने प्ले करते हुए इस पॉइंट को फिक्स कर दिया। इसको जब फिक्स कर दिया, इसका मतलब ये नोड हो गया, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। अब इसका मतलब यहाँ जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी वो यहाँ तक रहेगी, जो यहाँ तक है वो यहीं तक रहेगी। हाँ, वो म्यूजिक का ही बेटे। तो इसका मतलब है अब दो नो लूप्स आ गई हैं हमारे पास। अब लेंथ क्या होगी, ये भी λ/2 है बेटे, ये भी λ/2, λ/2 प्लस λ/2 किसके बराबर, लैम्डा, क्योंकि चेंज होगी ना वेवलेंथ। तो लेंथ किसके बराबर, लेंथ वही है, वेवलेंथ चेंज होगी, λ1 हो गया। अब फॉर्मूला के बाद v इज इक्वल टू f1 λ1, f1 को सब्जेक्ट में v/λ1 हो गया, λ1 किसके बराबर है, l के, तो v/l हो गया। अब मैं यहाँ से देखिएगा, अगर मैं v/l को सब्जेक्ट बनाऊं तो किसके बराबर हो जाएगा, 2f0 को। तो f1 किसके बराबर हो गया, 2f0 के। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड ओवरटोन प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे उंगली से एक और पॉइंट फिक्स कर देते हैं, दो पॉइंट हमने। अब लूप्स कितनी होगी, 3 होगी बेटे। अब लेंथ किसके बराबर होगी, दिस इज λ/2, दिस इज आल्सो λ/2, ये भी λ/2 होगी। तो 3 λ/2 ये होगी लेंथ, 3 λ/2/2। λ2 इसलिए लिखा क्योंकि वेवलेंथ चेंज है, लेंथ तो वही है। λ2 को सब्जेक्ट बनाया तो 2L/3 होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू f2 λ2, f2 को सब्जेक्ट बनाया तो v/λ2, दिस इज v/2L/3 हो गया। अब f2 को फर्दर लिखा 3, ये v/2L हो गया, 3 बाहर ले गया ना, v/2L। अब v/2L है किसके बराबर था, f0 के। तो इसका मतलब है हम 3, इसकी जगह हम f0 लिख लेंगे। तो क्या आ रही है साउंड जो प्रोड्यूस आ रही है, उसी की पिच, साउंड की बेसिक फ्रीक्वेंसी वही है। जिस तरह मैंने कहा ए जो है बेसिक फ्रीक्वेंसी यही है, उसको मल्टीपल टाइम प्रोड्यूस लिखते जाओगे, ए दफा बोला फिर अब जितनी ज्यादा लिखते जाओगे तो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो आवाज ज्यादा बारीक होती जाएगी, पिच ज्यादा होती जाएगी। तो वही क्या हम यहाँ पे बेटा f0 था, कितना हो गया 2f0, कितना हो गया 3f0, 4f0 एंड सो ऑन। f0 किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, किसके बराबर है, फंडामेंटल v/2L की। ठीक है, और 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। ठीक है, अच्छा, तो इन जनरल अलोंग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग स्टेशनरी ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स में पार्टिकल ऊपर नीचे हैं, वेव किस तरह आपको, ओहो, वेव तो इस तरह हमारे पास हुई। ठीक है, पूरी स्ट्रिंग के लॉन्ग प्रोड्यूस हो रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। ट्रांसवर्स वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी FN f0 के बराबर हो गए। FN का नंबर ऑफ फर्स्ट है, f1 है, f2 f3, इसलिए ऐसे यहाँ से, where n is the number of harmonics,
और हार्मोनिक अगर n होती है बेटा, तो ओवरटोन जिसे आप कहते हो n-1 लिखते हैं हमेशा। ये भी मल्टीपल होती हैं हार्मोनिक्स की। हार्मोनिक तो बेसिक मोड क्यों आ रहा होता है, जैसे ये देखिएगा, मैंने फंडामेंटल लिखा है या फर्स्ट हार्मोनिक, पहले डिस्टर्बेंस से कह लें। अगर मैंने फर्स्ट ओवरटोन लिखा है तो सेकंड हार्मोनिक होगी है। अगर मैंने बेटे सेकंड ओवरटोन लिखा है तो ये हो गया थर्ड हार्मोनिक। तो ओवरटोन इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। एफ नॉट किसके बराबर, वी ओवर 2L के बराबर है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला फॉर द n इज एज सच, एफ नॉट की जगह मैंने वी ओवर 2L लिख दिया। अब हमारे पास डिपेंडेंस क्या होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये वाली वी ओवर 2L के ऊपर। ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है, इसकी फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं करते, आपके सिलेबस में नहीं है। एफ इज इक्वल 1/2L टी ओवर म्यू, पहले याद भी हम कहते थे नहीं करे, लेकिन एक पेपर में आ गई रिसेंट में, पेपर एग्जैक्ट याद नहीं है, 16 के बाद भी मिलेगा आपको, उसमें क्वेश्चन के अंदर ये यूज हो रही है और गिवन नहीं है, पहले गिवन होती थी। बेटे इसमें एल लेंथ है स्ट्रिंग की, टी टेंशन है, और म्यू क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ। टी टेंशन है स्ट्रिंग की। आप गिटार या स्टार की अगर देखो तो साइडों पे जो पेज से लगे होते हैं उससे टाइट करते हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग को जितना टाइट करेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, उतनी हमारे पास पिच ज्यादा होती है। पिच को ज्यादा करने के लिए, बारीक आवाज करने के लिए, श्रिल आवाज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। म्यू क्या है, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। अब गिटार में देखो सारी स्ट्रिंग्स नहीं होती, एक बारीक तार है ये वाली, एक दूसरी वायर होती है सेम मटेरियल के लेकिन डायमीटर बड़ा होता है, फिर एक और वायर है जिसका डायमीटर और बड़ा, थिकनेस बड़ी है। फिर स्प्रिंग स्टार्ट हो जाता है, ताकि पर यूनिट लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर टेंशन किसमें, मैस किसका ज्यादा हो जाए, मैस पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ ना, पर यूनिट लेंथ, और एल क्या है, लेंथ है। ठीक। अच्छा, अब ये फ्रीक्वेंसी लास्ट कॉलम, तो ये तो वी इक्वल एफ लैम्डा बेटा, इसमें कुछ भी नहीं। ये वी इक्वल एफ लैम्डा हर जगह यूज कर रहे हो। एफ को रिप्रेजेंट करो, वी ओवर लैम्डा हो जाएगा, एफ को यहाँ से रिप्रेजेंट करो तो वी ओवर लैम्डा हो जाएगा। अब लैम्डा क्या है, 2L है बस, इस लैम्डा नॉट की जगह 2L पुट कर दी है। यहाँ फिर क्या, v इक्वल f1 लैम्डा 1, f1 को सब्जेक्ट में v ओवर लैम्डा 1, लैम्डा 1 किसके बराबर है, l के। ठीक है, v ओवर l के बराबर। अब v ओवर l बराबर किसके होता है, ऊपर वाले में देखो ये जो मैं कर रहा हूँ, v ओवर l को सब्जेक्ट में होता, यहाँ से अगर मैं v ओवर l को सब्जेक्ट में हो तो किसके बराबर होगा, 2f नॉट के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, v ओवर l की जगह मैंने क्या लिख लिया, 2f नॉट, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखना होता है। नेक्स्ट में फिर क्या आ गया, जब ये आ गया v इक्वल f2 लैम्डा 2, f2 किसके बाद, v ओवर लैम्डा 2 हो गया। अब लैम्डा 2 क्या है, 2L/3 था, 2L/3 लिख लिया बेटे। तो f2 किसके बाद, 3, v ओवर 2L ऊपर चला है ना, v ओवर 2L। अब v ओवर 2L बराबर किसके है, v ओवर 2L इज इक्वल टू f के बराबर, तो इसकी जगह v ओवर 2L की जगह क्या लिख दूंगा, f नॉट लिख दूंगा। तो ये है बेटे।